नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु सर का, रोशन आनंद सर का, उसका आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अब आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। आपातकाल के जो दौरान है मानव से जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन का रिलीज़ होता है। एड्रेनलिन की बात करें तो इसको जो है हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एड्रेनलिन को जो है वो एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में कार्टिसोल। कार्टिसोल की बात करें तो ये मानव में तनाव यानी जो स्ट्रेस होता है आपका, ये स्ट्रेस को रिलीफ करने वाला हार्मोन होता है। एंड्रोजन की बात करें तो एंड्रोजन जो हार्मोन है ये एक मेल हार्मोन है, नर हार्मोन है, जो मेल्स में जो है उनके जनन अंगों की वृद्धि के लिए ये जिम्मेदार है। एंड्रोजन की अगर बात करें तो एंड्रोजन में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया के लिए भी जो है ये महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा है? तो सबसे कम झुकने वाला जो रंग है वो लाल है। आपको पता है कि जो कांच का प्रिज्म होता है, प्रिज्म में अगर बात करें हम तो सबसे अधिक आवृत्ति वाला रंग का घटक जो है वो बैगनी होता है और सबसे कम जो है वो लाल रंग का आवृत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा जो है वो कोई योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बात करें बाद बाकी योग्यता का तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए वो योग्य होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। आरबीआई के पास जो है वो 15,000 रुपये का जमानत राशि के रूप में जमा कराना पड़ता है और अगर आपका वैध मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं होगा तो जमानत राशि जब्त हो जाएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो भाग 5 में जो है वो 52 से लेके 62 तक जो है हमको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो ये कार्य लसिका का हो जाएगा। लसिका की बात करें तो लसिका का कुछ काम इस तरीके का है कि ये कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ने से बचाने में सहायक है और ये लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करती है। वसा को बात करें तो वसा को पचाने वाला एंजाइम है जिसका नाम लाइपेज होता है और 1 ग्राम वसा से जो है वो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 8 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। सबसे कम जो कैलोरीज की प्राप्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है जो 4.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का जो विलोम है वो निरपेक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननांगी हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है? तो जो जननांगी हर्पीज है ये विषाणु जनित रोग है। हर्पीज की अगर हम बात करें तो हर्पीज एक यौन संचारित रोग है और ये हर्पीज सेफ्लेक्स वायरस के कारण होता है। कुछ प्रमुख वायरस जनित रोग की बात करें तो जैसे एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक, खसरा, ट्रेकोमा और कोविड-19, ये सब जो है ये सब विषाणु जनित रोग है। डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है। देखिए, हम अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास जो है वो कैलाश श्रेणी के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी जो सहायक नदी है वो दिए गए विकल्प में लोहित सही जवाब हो जाएगा। लोहित नदी की बात करें तो ये तिब्बत की जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है और लोहित नदी को जो है हम लोग खूनी नदी के नाम से जानते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई जो है वो 920 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी यांगियाब दर्रे के सहारे जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदी की बात करें तो वो है मानस, संकेश, धनसिरी, लोहित, कामेंग, बूढ़ी, दिहांग इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है कोसी। तो देखिए कोसी को जो है वो बिहार के शोक के नाम से हम लोग जानते हैं, और कोसी का उद्गम जो है वो नेपाल में होता है। और कोसी नदी कटिहार में जो है, कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाता है। गोमती नदी की अगर बात करें तो गोमती नदी का उद्गम जो है वो फुलहर झील के पास होता है, और ये एकमात्र ऐसा नदी है जिसका उद्गम मैदान में देखा जाता है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक, सिगार, गिलगिट, जांस्कर, हुंजा, नुब्रा, काबुल, पंचनद इत्यादि। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है? तो बिहार के टोटल 6 राज्य में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगर हम बात करें आर्टिकल 171 में बोला गया है, राज्य के विधान परिषद के गठन की बात करता है। बिहार में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है, जैसे कि यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार में जो है वो विधान परिषद सीटों की संख्या जो है वो 75 है, और सबसे ज़्यादा यूपी में है और वो संख्या 100 है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक की बात करें तो वो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन के समय में जो है वो भारत में बहुत से समाज सुधारक और कई सुधारात्मक कार्य उनके द्वारा किया गया है, जैसे कि स्थानीय स्वशासन का विकास जो है वो रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया। साथ ही साथ जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उन्होंने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है, और जो वास्तविक और नियमित जनगणना है वो 1881 में जो है वो रिपन के समय में ही स्टार्ट हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को जो है वो लॉर्ड रिपन ने वापस ले लिया था, और इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था, जिसे कि श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंगस की, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो वारेन हेस्टिंगस जो है ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की बात करें तो वो भी लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा लाया गया था। क्लाइव की अगर बात करें तो क्लाइव ने जो है वो द्वैध शासन का व्यवस्था जो है वो क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और वेलेजली ने सहायक संधि जो है वो स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। यहाँ पे देखते हैं कि ABC एक व्यवसाय शुरू करता है, A के निवेश का तिगुना B के दुगुने निवेश के तथा C के 4 गुने निवेश के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 3A = 2B = 4C, यानी ये जो है ये रेशियो आपस में बराबर है। यदि कुल लाभ में से C के हिस्से में इतना रुपए आता है तो A का लाभांश कितना होगा? तो यहाँ पे जो है हम इसको रेशियो में ले आएंगे, तो रेशियो में निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ABC का रेशियो जो है, जैसे A को फाइंड करना है तो A को ढक दीजिए और BC को मल्टीप्लाई ले लीजिए, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। B का देखेंगे तो B का हो जाएगा 4 तिया 12, और C का हो जाएगा 3 दूनी 6। इसका रेशियो निकालिए तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 चौका 8, 4 6 3 का जो है ये रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो C का हिस्सा 4863 है, यानी 3 बराबर कितना है 4863। तो आपको जो है वो A का वैल्यू निकाल देना है। तो A का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 4863 बट्टे 3 गुने में 4। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 6484 जो है हमारा सही जवाब आ जाएगा, और वो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। फैराडे ने सबसे पहले जो है उन्होंने
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, और डायनेमो भी जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो जो अरंडी का बीज है, अरंडी का बीज का जो उत्पादन है वो रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। देखिए अगर हम बात करें तो टोटल 3 प्रकार के फसल होते हैं, एक होता है रबी, एक होता है खरीफ और तीसरा होता है जायद। रबी की अगर हम बात करें तो रबी अक्टूबर नवंबर में हम इसकी रोपाई करते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। खरीफ की बात करें तो जून जुलाई में इसका रोपाई होता है और नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाता है। जायद की बात करें तो मई और जून जो है इसका समय हो जाएगा और जून जुलाई में इसकी कटाई कर ली जाती है। रबी फसल के कुछ एग्जाम्पल देखें तो जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर हो जाएगा। खरीफ फसल की बात करें तो वो ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मड़ुआ हो जाएगा। और जितने भी पानी वाले फल हैं जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है ये आपके जायद फसल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो देखिए 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत का जो है वो लगभग 68.8% लोग जो है वो ग्रामीण है, बाकी 31.2% लोग शहरी हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उसमें गोवा नंबर 1 पे है। 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो प्रगणक शिक्षिका था और इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला अगर हम राज्य की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश था, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाला दर जो सबसे ज़्यादा था वो मेघालय का था। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश के साथ जो है वो सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य असम हो जाएगा। और असम की बात करें तो ये जो है 263 किलोमीटर का जो है बाउंड्री वो बांग्लादेश से साझा करता है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कुल सीमा की लंबाई जो है वो आपका जो है वो हो जाएगा 4096 किलोमीटर, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश अपना सीमा साझा करता है। सबसे कम अगर हम बात करें तो वो हमारा सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, और अफ़गानिस्तान के साथ है जो मात्र 106 किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच लगती है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा है उस सीमा को क्या कहते हैं ये आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ट्रांसलेशन बताना है कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वुड यू लाइक टू टेक टी। ऑप्शन बी जो है इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए मैनचेस्टर जो है उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कपड़ा का उत्पादन बहुत बल्क क्वांटिटी में हो। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यहाँ पे पूछा गया है, तो सही जवाब हमारा कोयम्बटूर हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात करें अगर हम अहमदाबाद को, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी। देखिए पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ये रशिया से लिए हैं, और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो 1951 से लेके 1956 तक का था, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे था, और इसमें कृषि की को प्रायोरिटी दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है वो 1 जुलाई 1955 में जो है SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर परियोजना और हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया था, और इसी समय में जो है वो 15
मार्च 1950 में जो है वो योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो ये खुदाई खिदमतगार संस्थान के संस्थापक थे, और इन्होंने जो है इसकी शुरुआत जो है वो 1929 ईस्वी में किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो है आपका सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से भी हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। और इनको जो है 1987 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। 1875 में जो है वो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खान थे। और अब्दुल कलाम की बात करें तो अब्दुल कलाम जो है ये 1940 से लेकर के 1945-46 तक जो है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले और सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष के पद पे रहने वाले जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन जो है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर यूपी में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला क्षेत्रीय एआई समाचार पत्र लीसा है, जो उड़ीसा टीवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर जो है वो आज तक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एआई पर आधारित पहला कृषि रोबोट जो है आईआईटी खड़गपुर ने विकसित किया है। अगर हम एआई की बात करें तो एआई के जो जनक हैं वो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैथ का है कि पी तथा पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा बना सकते हैं। पी का आय अगर हम 100 मान लेते हैं तो यहाँ पे अगर अगर हम आर का जो आय है वो 100 मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको पी क्यू और आर का जो है हम यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं। वो हो जाएगा आपका पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। यानी आर की जो आय है वो हो जाएगा 100, क्यू का आय हो जाएगा 150, और इससे 50% अधिक क्यू से 50% अधिक जो है वो पी का है, तो वो हो जाएगा 225। ये रेशियो निकल के आ जाएगा। और इसको जब आप तोड़िएगा तो 25 से हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 छंके 150 और 25 नम्मा 225। तो ये जो है हमारा पी क्यू आर का यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया है। और यहाँ पे परसेंटेज हमसे क्या पूछा गया कि पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पी की आय आर के आय से 5% अधिक है। 5/4 गुने 100 कर देंगे तो हमारा जो है वो परसेंटेज आ जाएगा 125%। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सायंता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? सायंता गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऊष्माधारिता की बात करें तो ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल केल्विन होता है, और विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो मात्रक है वो जूल किलोग्राम स्क्वायर केल्विन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है वो अकबर के द्वारा किया गया था, और अकबर ने जो है 1574 ईस्वी में जो है वो मनसबदारी प्रथा का शुभारंभ किया था। आपको अकबर से कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि अकबर ने ही जो है सबसे पहले दहसाला बंदोबस्त को लागू किया था। 1562 में इसने दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त किया। 1571 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब जो है HP चट्टोपाध्याय हो जाएगा। HP चट्टोपाध्याय ने ही जो है वो द सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस बुक लिखी थी।
जैसे कि कुछ और पुस्तक देख ले 1857 के रिगार्डिंग, तो द पीजेंट एंड द राज ये एरिक थॉमस स्टॉक्स का पुस्तक था। शशि भूषण चौधरी की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम था सिविल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, म्यूटनिस 1857 to 59। जॉन विलियम काय की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू प्रपर्टी में खनिजों के रूप में केवल कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो भू प्रपर्टी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन होता है। बात करें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.03% है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.82% है। ऑक्सीजन की बात करें तो भू प्रपर्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है जो 46.60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची जो है वो पार्वती हो जाएगा। औरत की बात करें तो औरत का पर्यायवाची स्त्री, नारी, भामा, अबला ये सब हो जाता है। आराधना की पर्यायवाची की बात करें तो पूजा, अर्चना, वंदना हो जाएगा। देवांगन की बात करें तो इसका पर्यायवाची जो है वो देववाला, देववधू, अप्सरा ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो सागा दावा जो उत्सव है ये सिक्किम में मनाया जाने वाला एक बुद्धिज़्म पर्व है। कुछ और अगर हम बौद्ध धर्म का त्यौहार देखें तो जैसे हेमिस जो है वो लद्दाख में होता है। लोसार की बात करें तो वो तिब्बत में होता है। और सोंगक्रेन, लहावा, डुचेन ये सब जो है ये सब आपका बौद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि डैश के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सुनाई पड़ती है। तो जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा है ये हमने जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो ये 1789 ईस्वी में ये क्रांति हुआ था और ये लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। लुई 16वां का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की बात करें तो अमेरिका की स्वतंत्रता की जो घोषणा है ये आपका हुआ है 4 जुलाई 1776 में। इसने ब्रिटेन से खुद को स्वतंत्र घोषित किया है। मैक्सिको की क्रांति जो है ये 1920 से लेके 1930 तक हुआ है। और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये 1821 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किनकी दिशाओं को निरूपित करती है। तो ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा को ये निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। बाकी के 4 विटामिन जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं। ऐसे विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन मैथ का है कि त्रिभुज UVW के कोण V की माप 90 डिग्री है। यदि 10U बराबर इतना है और UV 10 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे UVW। तो यहाँ पे V जो है 90 डिग्री का एंगल है और जो UV है ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हमको बोला गया है 10U बराबर कितना है 12/5। तो 10U अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा VW/UV। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12/5 बराबर VW/UV। और यहाँ से हम VW का जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12/5 × 10। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर जो है हमारा सही जवाब आ जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो देखिए कार्बन का अगर हम क्रिस्टलीय अपरूप नहीं की बात करें तो वो कोक सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो है ग्रेफाइट,
फ्लोरीन और हीरा जो है ये क्रिस्टलीय अपरूप है कार्बन का। ठीक है, कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन जो है ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है, और ग्रेफाइट जो है ये एक अधातु है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये अधातु के साथ साथ एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग हम स्नेहक के रूप में और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े उत्पादन बनाने के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भारत का अभिन्न अंग जो है वो 26 अक्टूबर 1947 को बना था, और महाराजा हरि सिंह ने जो है विलय पत्र पर सिग्नेचर करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया था। यहाँ पर अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019, तो 5 अगस्त 2019 को जो है अनुच्छेद 370 को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। वहीं 31 अक्टूबर 2019 की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम जो है इस समय में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो भारत ने जो है वो समवर्ती सूची जो लिया है वो लिया है भारत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र तथा राज्य के बीच का संबंध इत्यादि ग्रहण किया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वो संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता विधि की निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन लिया गया है। यूएसएसआर से जो है हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है ऐसे प्रश्नों का संबंध है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है हम लोग कहते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न वैसा प्रश्न होता है जिसका जो है उत्तर सदस्य जो है वो लिखित चाहते हैं। तारांकित प्रश्न की अगर हम बात करें तो तारांकित प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। अनुपूरक प्रश्न की अगर हम बात करें तो किसी सदस्य द्वारा सदन में अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है उसके स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूज द मिस्टेक, हमको बताना है कि एवरी वन नोज दैट द लियोपार्ड इज़ फास्टर ऑफ ऑल एनिमल। तो इसमें जो है मिस्टेक जो है वो आपका फास्टर में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे फास्टर नहीं फास्टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था? तो जो मूल कर्तव्य है ये नहीं था। मूल कर्तव्य जो है इसको हम लोग 1950 में अपनाए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है वो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में जो है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गरबा जो है ये गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार का लोक नृत्य जट जटनी, कजड़ी, कर्मा, जोगीरा, पाइका, डोमकच इत्यादि हो जाएगा। गोवा का अगर लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो वो देखनी, फुगड़ी ये सब हो जाएगा। असम की जो है वो बिहू, नट पूजा ये सब जो है वहाँ का लोक नृत्य है। नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो नई दिल्ली जो है ये उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्वी जोन की मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जो पूर्वी जोन का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता हो जाएगा। मध्य रेल जोन की अगर हम बात करें तो मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं? देखिए आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना की हम पहले बात कर लेते हैं। आरबीआई का जो स्थापना है वो 1935 में हुआ है, और ये पूछा है कि बैंक को जो आरबीआई अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं? तो उस दर को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट की अगर हम बात कर लें तो बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को जो है यहाँ पे दीर्घकालिक लोन देता है।
रिजर्व रेपो रेट की बात करें तो जब बैंक अपना पैसा जो है आरबीआई के पास जमा कराता है तो उसको रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y संपूरक हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y का जो वैल्यू है वो 16 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो इसमें जो है वो वृषण का जो कार्य नहीं है वो हमारा हो जाएगा कि अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव, ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जनन कोशिकाओं का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्रवण जो है, स्राव, ये सब इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो ये पुरी के उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और ये जो है गंग वंश के राजा अनंत वर्मन के द्वारा ये बनाया गया था 12वीं सदी में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो 4 धाम में से एक है। इसके अलावा 3 धाम की बात करें तो वो बद्रीनाथ उत्तराखंड का हो जाएगा, द्वारका गुजरात का और रामेश्वरम तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वो डैश के दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष ने जो है वो बुद्ध चरित्र, बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य लिखा था। और जो बुद्ध चरित्र है, ये बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा जो है ये लिखा गया था। कनिष्क की अगर बात करें तो कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। टीबी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका है वो टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। टीबी से जो है वो फेफड़ा इन्फेक्टेड होता है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया है। तो ये जो है बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। और बिहार राज्य में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र ने टोटल 158 पदक जीता है। और वहीं पे सबसे कम पदक जो है वो बिहार ने जीता है और वो पदकों की संख्या 36 है, जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं, 11 रजत पदक हैं और जो 18 हैं वो कांस्य पदक हैं। ये पहली बार था जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है वो मेजबानी बिहार ने किया है। इसका जो शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर था गज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में ढाका में किया गया था। और 1906 में आगा खां के द्वारा जो है और सलीमुल्लाह खां ने इसका स्थापना किया था। सलीमुल्लाह खां जो है वो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे और आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे। 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो है वो अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्होंने ही पहली बार 2 राष्ट्रों की बात को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। तो जो तमिल है, तमिल एक शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है और तमिल भाषा को सबसे पहले जो है वो 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बात करें भारत में शास्त्रीय भाषा की टोटल संख्या जो है वो 11 है और 2024 में जो है वो 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वो है आसामी, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के पास भारत के माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है आरबीआई के पास है कि आरबीआई भारत के माइक्रो फाइनेंस को विनियमित कर सकता है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का गठन मैंने पहले भी बताया है कि ये 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। यहाँ पे सॉरी ये इसका सही जवाब स्टेट बैंक नहीं आरबीआई होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट बैंक का तो भारतीय स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो पहले पंचवर्षीय योजना में आपका किया गया था 1955 में। तो इसका सही जवाब आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F तथा उसके ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब का आकार तथा स्थान क्या होगा? तो प्रतिबिंब का जो आकार और स्थान है वो बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वैसे भी निकाल सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, सबको ऐड करके 15 + 22, एक समद्विबाहु दो भुजाएं जो है वो 15 है, तो आप इस सब को जोड़ लेंगे तो आपका जो जवाब है वो आ जाएगा 52 या 59। इसका सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली डैश नदी अपने निरंतर मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो कोसी को जो है वो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम जो है वो नेपाल के गोसाईनाथ से होता है और ये अपने पथ बदलने के लिए काफ़ी फेमस है और ये कटिहार के कुर्सेला में जो है वो गंगा नदी में मिल जाता है। कोसी की सहायक नदी की बात करें तो वो बागमती, कमला, त्रिजुगा आदि जो है इसकी सहायक नदी हो जाएगी। कोसी नदी परियोजना जो है ये 1954 में स्टार्ट किया गया था। और ब्रह्मणी नदी की बात करें तो ब्रह्मणी नदी जो है ये उड़ीसा राज्य में बहती है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बहती है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो एलपीजी का फुल फॉर्म है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। और एलपीजी की बात करें तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेके 1997 में जो है इसको अपनाया गया था और 1991 में जब एलपीजी नीति को अपनाया गया उस समय में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी? तो विश्व पुस्तक मेला की थीम जो थी वो थी आपकी यहाँ पे भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @ 75। तो इसका सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो जो लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है और ये लार ग्रंथियाँ जो हैं वो हैं एक कर्णपूर्व ग्रंथि, पैराथायरॉयड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। ये तीनों जो है ये लार ग्रंथियाँ हैं। भोजन की बात करें तो भोजन जो है भोजन का पाचन मुंह में लार के मिलने से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमको करेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है तो यहाँ पे जो है सी नंबर जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसीव जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। ये ऑफबाहु के नियम का जो है पालन करता है और ऑफबाहु का जो नियम है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही आवश्यक होता है। बोर मॉडल जो है वो कक्षा या कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है वो 2n² बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम जो था वो M.R. श्रीनिवासन था। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? तो वो विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में है और ये अरब सागर में है। तूतीकोरिन जो है तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है और कांडला जो है ये गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है?
तो दिए गए विकल्प में हमारा सही जवाब नागालैंड हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली को छोड़ के जो है सभी जगह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें टोटल 29 विषय को रखा गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में हम लोग लॉर्ड रिपन को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस पर अगर हम बैठा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2002/13 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारा 154 आ जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है और ये जो है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। आई डिसलाइक, तो यहाँ पे हो जाएगा वाचिंग टीवी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1928 में जो है वो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसी में जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली के महिलाओं के द्वारा जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। बात करें दूध में तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। दूध में विटामिन सी और लोहा को छोड़कर लगभग सभी तत्व होते हैं। दूध का सफ़ेद रंग जो है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, जबकि दूध का पीला रंग जो है वो कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल नींबू, आंवला इत्यादि हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस एसिड की बात करें तो ये पानी में घुलनशील एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? तो जो कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है वो सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो ये मनुष्य में बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियों और चिंतन का ये केंद्र है। सेरिबेलम की बात करें तो ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है और शराब पीने से जो शरीर पे इफेक्ट पड़ता है वो सेरिबेलम के कारण ही जो है वो मानव अपना संतुलन खोने लगता है। मनुष्य के मस्तिष्क की वजन की बात करें तो वो 1400 ग्राम है। थैलेमस की अगर हम बात करें तो थैलेमस का काम जो है वो ठंडा, गर्म, शरद इत्यादि पहचानने का कार्य करता है। और हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है वो मोहन लाल को सम्मानित किया गया है और मोहन लाल जो है ये मलयालम के अभिनेता हैं। बात करें यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की तो इसका ये जो है वो भारत देश का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है और इसको 1969 ईस्वी में जो है इसको स्टार्ट किया गया था और पहली बार जो है ये देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क की बात करें तो ये भारत में 1509 से लेके 1515 तक रहा था और अल्बुकर्क ने ही जो है वो 1510 में जो है वो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जो है वो गोवा जीत लिया था। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का और 1515 में हारमूज को भी ये जीतकर पुर्तगाली साम्राज्य में मिला दिया था
और इसने सबसे पहले जो है अपने साम्राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भारत की स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय जो है वो पुर्तगाली गवर्नर जॉन्स फरेरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम जो है ये मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में, प्लास्टर, चाक आदि के रूप में जो है इसका उपयोग करते हैं। सीमेंट की तेजी से स्थापना, मतलब उसको तेजी से स्थापना करने के लिए जो है हम उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो डैश के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए। तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का जो माप है वो जो है हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है। सेल्सियस स्केल पर जो है वो मानव शरीर का तापमान जो है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पे बात कर ले तो फ़ारेनहाइट पे जो मानव का तापमान है वो 98.98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है। 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान को जो है हम लोग बुखार के नाम से जानते हैं। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2026 मिला है। तो जो श्री विश्वबंधु है, श्री विश्वबंधु को जो है कला के क्षेत्र में जो है मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया। शारदा सिन्हा की बात करें तो शारदा सिन्हा को जो है वो मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है और इनको जो है ये 2025 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक कितना है। तो ये जो है 120 मिलीमीटर वो 120 mm और 80 mm इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की रक्त की अगर हम बात करें तो मानव शरीर का जो रक्त का pH है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख करता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उससे हमको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसमें जो है वो बिहार में टोटल 3 महाजनपद था, जिसमें मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें डैश है। तो वो जो है प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसको हम आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का यहाँ पे कि द वर्ड ऑफ ऑब्यूरेट मीन्स, इसका जो सही जवाब है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। तो चंद्रयान 4 को जो है वो भारत सरकार द्वारा 2028 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 में जो है वो गगनयान भेजा जाएगा भारत के द्वारा। भारत के कुछ आगामी मिशन की बात कर ले अगर तो 2035 में जो है वो भारत अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य लेके चल रहा है। 2040 में जो है वो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, साथ ही रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 है। भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य और भारत द्वारा नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो 2070 तक लक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। तो ये थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड और यूपी के क्षेत्र में देखा जाता है। जौनसारी की अगर बात करें तो जौनसारी जो है ये भी उत्तराखंड में है और जौनसारी जो है यहाँ पे बहुपत्नी विवाह बहुत फेमस है। टोडा जनजाति की बात करें तो टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है और ये बहुपति विवाह के लिए फेमस है। कोरवा की अगर बात करें तो कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे बिना शादी के जो है वो लड़का लड़की एक साथ रहने का यहाँ प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुणडले निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी थी। रुक्मणी देवी अरुणडले की अगर हम संबंध की बात करें तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी।
भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना नृत्य है। कथकली की बात करें तो कथकली केरल में होता है और इसके कुछ प्रमुख जो नाम हैं वो है आपका मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन। कथक जो है ये यूपी में होता है और इसके जो कलाकार हैं वो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी हो जाएंगी। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में होता है और कुचिपुड़ी के जो से संबंधित लोग हैं वो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 6, 12 और 13 इकाई है तो इस त्रिभुज को त्रिभुज के प्रकार में वर्गीकृत करिए। तो यहाँ पे देखिए ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 36 प्लस 12 12 144 और ये जो है ये सी के बराबर हो जाएगा। 180 हो जाएगा ना, 144 प्लस 36 180 डिग्री हो जाएगा। यानी दो कोणों का जो मान है वो तीसरे से बड़ा है तो ये जो है त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो भारी जल है जिसको हम लोग D2O के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग जो है वो मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कैडमियम की अगर हम बात करें तो इसका जो काम है ये नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर का जो खोज है वो एनेरिगो फर्मी के द्वारा किया गया था 1942 के आसपास। भारी जल की जो खोज है वो हैरोल्ड यूरे ने किया था। अगला क्वेश्चन है भूतकाल में बदलिए। माँ सोती है, इसका भूतकाल हो जाएगा माँ सोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब जो है हमारा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत के राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। एक तो आपका 1886 का हो गया कोलकाता जो दूसरा अधिवेशन था, फिर 1893 का 9वां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जो 22वां था। इन तीनों का जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी को जो है वो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है वो शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण, यहाँ पे अगर हम देखें मोतीलाल नेहरू तो ये जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और 1923 में जो है इन्होंने किस पार्टी का गठन किया वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको मिलान करना है। तो देखिए सही जवाब यहाँ आ ही गया, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो 1923 में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था और लाहौर षड्यंत्र केस जो है ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो सही जवाब जो है हमारा वो ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का ही है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है हम दो वृत्त एक दूसरे के बाह्यतम स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो आपका बराबर हो जाएगा त्रिज्याओं के योग के। यानी ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। R1 हमको 3 दिया है तो हम यहाँ से R2 निकाल लेंगे तो R2 का जो वैल्यू है वो हमारा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही जवाब हमारा हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है। वन जैव विविधता संस्थान की बात करें तो ये आपका हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है देहरादून के बारे में कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है। देखिए भारत में अगर हम
पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि की बात करें तो वो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और वर्तमान में जो है वो भारत में टोटल रामसर साइट की अगर हम बात करें तो वो 98 रामसर साइट है। रेणुका वेटलैंड की अगर हम बात करें तो ये रेणुका वेटलैंड कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएगा। उदवा झील जो है, उदवा झील आपका झारखंड राज्य में स्थित है। गोकुल जलाशय की अगर हम बात करें तो गोकुल जलाशय जो है ये 93वां आर्द्रभूमि क्षेत्र है और ये बिहार के बक्सर राज्य में, बक्सर जिला में है, बक्सर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मृग मरीचिका का बनना उदाहरण है। मृग मरीचिका का जो बनना है ये आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। मरुस्थल में गर्मी के दिन में दूर तक किसी स्थान पर पानी की दृष्टि भ्रम को जो है वो मृग मरीचिका के नाम से जानते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हैं, जैसे रेगिस्तान या गर्मी में मरीचिकाओं का बनना, हीरे का चमकना, प्रिज्म के प्रकाश का परावर्तन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं। बिहार राज्य में अगर हम प्रमंडलों की बात करें तो इसकी संख्या 9 है। बिहार में टोटल 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 19 नगर पंचायत हैं, 89 नगर परिषद है और नगर पंचायत की बात करें तो टोटल 154 है। अगर हम पुलिस जिला की बात करें तो 40 पुलिस जिला है, जिसमें 38 जिला में 38 पुलिस जिला और एक जो है बगहा और नवगछिया पुलिस जिला, यानी टोटल 40 पुलिस जिला है। 9 प्रमंडल की बात करें तो सारण, तिरहुत, दरभंगा, पटना, कोसी, पूर्णिया, मगध, मुंगेर और भागलपुर हो जाएगा, जिसमें सबसे कम जिला जो है वो भागलपुर प्रमंडल में है, जिसमें भागलपुर और बांका आता है। सबसे ज़्यादा जिलों की बात करें तो वो तिरहुत, पटना और मुंगेर में 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हमारा नील नदी हो जाएगा। नील नदी की टोटल लंबाई जो है ये 6650 किलोमीटर है। नील नदी का जो उद्गम है ये अफ्रीका के विक्टोरिया झील से है और मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। नील नदी ब्लू नील और वाइट नील से मिलकर बनता है। नील नदी का जो समापन है वो भूमध्य सागर में हो जाता है और नील नदी का टोटल 11 देशों में जो है वो विस्तार है। अमेजन नदी की बात करें तो ये सबसे अधिक जल धारण वाली नदी है और ये एंडीज पर्वत से निकलता है और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 6290 किलोमीटर है। यांगसी नदी की बात करें तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है। यागी चक्रवात का नामकरण किसने किया है। यागी चक्रवात का जो नामकरण है ये जापान के द्वारा किया गया है। कांगरे चक्रवात का जो नामकरण है वो कंबोडिया के द्वारा किया गया था। कतर की अगर हम बात करें तो कतर ने दाना नामक चक्रवात का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 2006 ईस्वी में लागू किया गया है। 2004 में अगर बात करें तो 2004 में 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो 15% से अधिक नहीं होगा, ये बताया गया था, ये किया गया था। 104वां संविधान संशोधन जो है वो 2019 में हुआ है और इसके तहत जो है 2 काम हुआ है। पहला तो SC/ST का आरक्षण 25 जनवरी से बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है और इसी 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व को संविधान से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट मीनिंग हमको बताना है इडियम्स का। केक वॉल का मतलब क्या होगा। केक वॉक का मतलब होगा आसान कार्य यानी इजी टास्क। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो जो भक्तमाला है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। ये जो भक्तमाला है ये आपका
नाभा दास का रचना है। नाभा दास का रचना जो है वो भक्तमाला है। बाकी गीतावली, रामचरितमानस और श्री कृष्ण गीतावली जो है ये आपका तुलसीदास का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और चाप वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने कि मिलान करना है यहाँ पे कि पहले का नाम और नया नाम। देखिए राजपथ का जो नया नाम है, राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम जो है वो कर्तव्य भवन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ और राज निवास का जो नाम है वो लोक निवास कर दिया गया है। इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। राजनिवास ये बता ही दिया आपको। और आपको ये याद रखना है कि जो गया का जो नाम था, बिहार का गया का नाम अब गया जी कर दिया गया है। और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। पुराना संसद भवन को जो है संविधान सदन के नाम से अब जाना जा रहा है। 98 नंबर प्रश्न है कि निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का जो यूज़ है वो आपका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जो है वो उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारत तथा चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा खींची गई है और इसका जो मैकमोहन रेखा जो है ये 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। चीन के साथ जो है भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य सर्वाधिक सीमा साझा करता है। भारत और चीन के बीच में जो है वो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है और इसका निर्धारण जो है ये 17 अगस्त 1947 में किया गया था। शून्य परिचायक रेखा जो है, शून्य परिचायक रेखा की अगर हम बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। डूरंड रेखा की बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और ये सबसे छोटा बाउंड्री है भारत और विदेश में किसी देश के साथ जो 106 किलोमीटर है और बस लद्दाख जो है इससे अपना सीमा साझा करता है। डूरंड रेखा को जो है ये 1893 में जो है 1893 में जो है इस रेखा का निर्धारण किया गया था। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा चौथा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट जो है ये समाप्त होता है। आने वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे और मल्टीपल टेस्ट को कंक्लूड किया जाए क्योंकि अब समय काफ़ी कम है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। बाकी मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।